डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो में देखा था हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, और आज हम देखेंगे हाइगेंस के सिद्धांत पर जो है परावर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं। जैसे परावर्तन क्या होता है ये जान लो पहले। परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी लाइट सोर्स से लाइट चलकर जब आती है वो किसी चिकने या चमकदार तल से टकराती है, शाइनिंग सरफेस से टकराती है, तो टकराने के बाद उसका अधिक से अधिक भाग उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो जो है रूल होते हैं, यूँ कहे कि तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से इन दोनों नियमों का हम अगर हम सिद्ध कर दें, ठीक है, तो परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र मैंने पहले से बना रखा है। हमारे पास एक तल है जिसका नाम है PQ। ये कोई दर्पण कह सकते हैं, ये कोई दर्पण है, ठीक, और इसके एक तरफ पॉलिश लगी हुई है। नीचे देख सकते हो मैंने पॉलिश लगा दी है। पॉलिश का मतलब ये होता है कि कोई परत चढ़ा जाती है, कोई पेंट कर दिया जाता है ताकि प्रकाश आर पार न जाए बल्कि वापस चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये है, ठीक है, और इसके अलावा आप ये देख सकते हो लिखा हुआ है AB। तो AB एक तरंगाग्र है, तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र आपको मैंने हाइगेंस के सिद्धांत में समझाया था। तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट, तरंगों का समूह जो है कहलाता है तरंगाग्र। तो यहाँ पर एक AB नाम का तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है इस पृष्ठ पर, PQ पृष्ठ पर तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, तिरछा आपतित होने की वजह से इसका जो ये किनारे वाला सिरा है ये A बिंदु से सबसे पहले टकरा जाता है, सरफेस से, तल से सबसे पहले A बिंदु पर टकराता है और लगभग T समय के बाद B डैश तक पहुंच जाता है। और तरंगाग्र के आने का जो वेग है वो V वेग है। ठीक है, यहाँ पर वेग क्या मानेंगे? V मानेंगे। V हो गया स्मॉल वेग, हो गया V। ठीक है, मतलब कि वेग हो गया स्मॉल V, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो समय मैंने मान लिया स्मॉल t। ठीक, जितने समय में प्रकाश किरण A से B डैश तक जाती है उतने ही समय में जो तरंगाग्र का दूसरा सिरा है B, वो उतने ही समय में बिंदु A डैश से टकरा जाता है, बिंदु A डैश से टकरा जाता है। बिंदु A डैश यहाँ पर बना हुआ है। टकराने के पश्चात वहाँ से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है वो इधर की ओर चली जाती है। ये यहाँ से इसको मिलाने पर, B डैश और A डैश को मिलाने पर हमें एक नया तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है जो कि जा रहा है यहाँ से, इसलिए इसको हम कहेंगे परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। और ये कौन सा तरंगाग्र था? ये था आने वाला तरंगाग्र, जिसको कहेंगे आपतित तरंगाग्र। ठीक है, आपतित तरंगाग्र। तो ये है आपतित तरंगाग्र और ये है परावर्तित तरंगाग्र। यहाँ पर देख सकते हो AB आपतित तरंगाग्र को प्रेजेंट कर रहा है और A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र को प्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत? यहाँ पर ये मैंने बना रखा है डॉट डॉट करते हुए एक अभिलंब, ये दूसरा अभिलंब। ठीक है, यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण I यानी आपतन कोण कहलाएगा, और यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण R यानी अपवर्तन कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, ये वाला कोण भी इसके अनुसार I होगा और ये वाला कोण भी इसके अनुसार R होगा। यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AB A डैश, और एक त्रिभुज दिख रहा होगा त्रिभुज A डैश B डैश। ठीक है, त्रिभुज A डैश B डैश और त्रिभुज AB A डैश। तो यहाँ पर मैंने इसकी थ्योरी भी लिख दी है, देख सकते हो कि माना PQ एक परावर्तक तल है जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र का एक सिरा परावर्तक तल के A बिंदु से टकराता है और T समय बाद द्वितीयक तरंगिका V वेग से AB डैश दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका T समय में V वेग से AB डैश दूरी तय कर लेती है। ठीक है, फिर लिखा है तरंगाग्र एक दूसरा सिरा, तरंगाग्र का एक दूसरा सिरा B, ठीक है, परावर्तक तल के बिंदु A डैश से टकराता है। बिंदु A डैश से क्या टकरा कर T समय में ही BA डैश दूरी तय कर लेता है। तो देखो यहाँ से T समय में ही एक दूरी तय कर लेता है BA डैश, यहाँ से देख सकते हैं
बी से लगा के ए डैश तक की दूरी बी ए डैश दूरी तय कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु ए डैश से टकरा कर, ठीक है, तय कर लेता है। और फिर है आगे अतः मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखो दूरी अगर हम निकालें यहाँ से लगाकर ए से लगाकर बी डैश तक, तो वेग क्या था v और समय क्या था t, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ए डैश बराबर, और ए बी डैश अगर हम निकालना चाहें बी ए डैश भी वही और ए बी डैश भी वही, तो दोनों की दूरी क्या आएगी, वी टी ही आएगी, क्योंकि चाल v है दोनों की और समय दोनों का t है, तो इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाएंगे तो वी टी आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो हम लेंगे पहला त्रिभुज ए डैश बी, यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश में अगर इसमें आप देखो, रुको दूसरा भी त्रिभुज ले लो, तथा त्रिभुज एक है ए डैश बी में या ए बी ए डैश में, ठीक है, देख सकते हो ए बी डैश ए डैश, ठीक है, एक तो ये है ए बी ए डैश, एक है ए बी डैश ए डैश, ठीक है, तो ए बी डैश ए डैश में इसमें क्या लगाएंगे, इसमें कुछ रूल्स लगाएंगे, ध्यान से देखने पर सब पता चल जाएगा। यहाँ देखिए ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 90 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो ए डैश इनकी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है मतलब कि जो है दोनों त्रिभुजों के लिए सेम होगी, बराबर होगी, तो यहाँ से आ जाएगा और ए डैश बराबर ए डैश दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसलिए ये बराबर होगी। इसके अलावा मैंने बताया इसकी ये वाली भुजा बी ए डैश और इसकी ये वाली भुजा ए बी डैश दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये मैंने ऊपर ही निकाल दिया है, बी ए डैश और ए बी डैश आपस में बराबर होंगी और कितनी होंगी, वी टी होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा तथा बी ए डैश बराबर ए बी डैश, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। लिखना चाहो तो यहाँ पर वी टी भी लिख सकते हो और इनको लिख सकते हो, इसको लिख दो, दोनों समकोण हैं, ठीक है, इसलिए बराबर हैं, समकोण हैं। और इसमें तुम लिख सकते हो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, और इसमें बराबर वी टी भी लिख सकते हो। इस तरीके से ये आपस में क्या हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं समान हैं और एक कोण बराबर है, तो यहाँ पर एक समरूपता की प्रमेय लगेगी, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समरूपता की, यहाँ लिखेंगे अतः समरूपता की एस का मतलब है साइड एंगल साइड कसौटी से, ठीक है, क्या सिद्ध हो गया, कसौटी से सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ए बी ए डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और आपको पता है समरूप त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए अतः कोण ए बराबर कोण ए डैश, यानी कि जो कोण ए है, लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण बी ए, जिसको दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है, ए और यहाँ पर ए डैश बराबर, ये इसको लिखो बी डैश ए डैश ए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या डायरेक्ट लिख सकते हो कोण
I बराबर कोण R। अब कोण I है, कोण R के बराबर है, तो यहाँ से लिखेंगे यही परावर्तन का दूसरा नियम है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। देखो पहले नियम का तो हमने पहले ही कर दिया था कि आने वाला तरंगाग्र और जाने वाला तरंगाग्र और खींचे गए अभिलंब सब एक ही तल पर हैं, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण परावर्तन कोण R आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों नियमों की व्याख्या हो गई और इस तरीके से हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की भी व्याख्या हो गई। यानी कि हाइगेंस ने कहा था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश अगर तरंगों के रूप में चलता है तो फिर उसमें जो है प्रकाश के परावर्तन का गुण होना चाहिए। तो उन्होंने प्रूफ किया कि इसमें जो है प्रकाश में जो है परावर्तन का गुण होता है और तरंगों में भी परावर्तन का गुण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूफ किया कि जो है लाइट में वेव नेचर होता है, ठीक है। आई बात समझ में, इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सीखेंगे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इसका मैंने चित्र बना दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक तल है PQ, इस पर एक ये है तरंगाग्र जो तिरछा आपतित हो रहा है, ये है आपतित तरंगाग्र, ठीक है, आपतित तरंगाग्र, और ये है अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। तो आप देख सकते हो आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, खींचे गए अभिलंब, Mn अभिलंब है, Cn अभिलंब है, ये सभी कहाँ हैं, एक ही तल पर हैं, ठीक। दूसरा इसका नियम होता है अपवर्तन का दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, साइन I बटे साइन R बराबर N या N बराबर साइन I बटे साइन R, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हमें दूसरा नियम प्रूफ करना है, पहला नियम तो हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो एक आपतित तरंगाग्र आया है तिरछा, जिसका एक सिरा A से टकराता है और टकरा के वहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलती है जो सीधी चली जाती है, तो मतलब कि हल्का सा मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, क्योंकि ये जो है विरल माध्यम माना गया है, ये सघन माध्यम माना गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चाल जो है V1 है और यहाँ पर चाल क्या है, V2 है, और याद रहे यहाँ पर V1 अधिक होगी और V2 कम होगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि V1 कम होती है, V1 ज़्यादा होती है अगर विरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम में है, नीचे सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो सीधी सी बात है V1 अधिक होगी, ठीक है, V1 जो है अधिक होगी और V2 कम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो ये ऐसे आएगी और अभिलंब की ओर हल्का झुक जाएगी, ऐसे ही ये वाली प्रकाश किरण आएगी यहाँ पर A' पर टकराएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और याद रहे A से B' तक पहुँचने में T समय लगता है और B से A' तक पहुंचने में भी T समय लगता है, ठीक है। लंब से मिलाने पर ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज हमारा बन रहा है, वही त्रिभुज के नाम वही हैं जो अब परावर्तन में थे, त्रिभुज AB A' तथा त्रिभुज AB A' में, ठीक है। तो पहले त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज में हम लोग साइन ले लेंगे, तो आ जाएगा साइन I बराबर, क्योंकि पहले त्रिभुज का कोण I है तो साइन I बराबर होता है लाल बटे कक्का में अगर आप जाएंगे, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो आपको याद होगा यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है, यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ पर सेक होता है, यहाँ पर कॉस सेक होता है। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, देखो ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये तुम्हारी कर्ण हो जाएगी, इस भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। और ये दोनों त्रिभुजों के लिए कर्ण का काम करेगी, इसके लिए भी, क्योंकि 90 के सामने ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण। इसके अलावा पहले त्रिभुज का आधार कौन होगा, तो आधार हम लोग इसको मानेंगे
ए डैश को नहीं लंब मानेंगे बी ए डैश को। क्या मानेंगे? लंब। क्यों? क्योंकि जो कोण हम ज्ञात करते हैं तो उसके सामने की भुजा को लंब माना जाता है। कौन सा कोण ज्ञात कर रहे हैं? आई, है नहीं, साइन आई लिया था ना, तो आई के सामने वाली ये भुजा है, ये लंब बन जाएगी, और 90 के सामने वाली ये भुजा कर्ण बन जाएगी। और जब बात साइन आर की करेंगे तो ये लंब हो जाएगी और ये वाली कर्ण हो जाएगी। कर्ण दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है आपका बी ए डैश बटे कर्ण है ए डैश। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, बी ए डैश की वैल्यू दी गई है, बी ए डैश की वैल्यू है V1T, तो आ जाएगा V1T अपॉन में ए डैश, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसी तरीके से जो है इसमें लेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, इसमें भी साइन ले लो, इसका कोण आर है तो आ जाएगा साइन आर बराबर, इसका जो लंब होगा वो होगा ए बी डैश, ठीक है, तो आ जाएगा ए बी डैश अपॉन में ए डैश, ए डैश। यहाँ पर ए बी डैश की वैल्यू क्या है? V2T अपॉन में आ जाएगा ए डैश, और इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को 1 व 2 को भाग करने पर, ठीक है, इसे कर लो। समीकरण 1 व 2 का भाग करेंगे तो साइन आई ऊपर रहेगा, साइन आर नीचे रहेगा, ठीक है। तो आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाले में V1T अपॉन ए डैश अपॉन, इसका वाला वैल्यू लिखेंगे साइन आर का V2T अपॉन ए डैश। ए डैश से ए डैश कट गया, यहाँ से बचा V1T अपॉन V2T, T से T कैंसिल आउट हो गया, तो आया साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, n बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर V1 बटे V2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर वही फार्मूला अगर हम लगा दें तो यहाँ पर V1 बटे V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं, तो आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर n, और यही हमारा किसका नियम है? स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम कहो या पर अपवर्तन का दूसरा नियम कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर, और इसकी थ्योरी मैंने लिख रखी है कि माना PQ एक अपवर्तक तल है जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा V1 वेग से आपतित होता है, क्योंकि ऊपर अलग माध्यम है तो उसका वेग अलग होगा, नीचे माध्यम बदल जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, क्योंकि अपवर्तन का मेन मतलब ही यही है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा विचलित होती है, इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो मतलब माध्यम दोनों अलग अलग होंगे, माध्यम अलग अलग हैं तो वेग भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने पूरी थ्योरी भी लिख दी है, आप चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, डेरिवेशन समझ में आ गई हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा।